Good morning to all of you. Today our question answer number 3rd. क्वेश्चन है, न्याय के पुनर्निरीक्षण से क्या अभिप्राय है। भारत में न्याय के पुनर्निरीक्षण के स्वरूप का वर्णन करें, या भारत में न्याय के पुनर्निरीक्षण पर एक विस्तृत नोट लिखिए। जैसा कि अर्थ में स्पष्ट है कि न्याय के पुनर्निरीक्षण, न्याय का जो डिसीजन लिया गया है, निर्णय लिया गया है, पुनर्निरीक्षण, पुनः दोबारा से निरीक्षण करना क्या कहलाता है, न्याय के पुनर्निरीक्षण कहलाता है। वैसे ये जो न्याय के जो पुनर्निरीक्षण है, यह अमेरिका के से लिया गया है, अमेरिका का जो संविधान है उससे लिया गया है, क्योंकि अमेरिका का जो संविधान है उसमें राज्य और केंद्र के बीच की जो शक्तियां हैं उनका विस्तृत विवरण नहीं किया गया है, और हमेशा केंद्र और राज्यों के बीच विवाद बना रहता है, झगड़ा बना रहता है, जिसके कारण न्यायालय को बार बार किसी भी कानून का या निर्णय का दोबारा से निरीक्षण करना पड़ता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो इसका स्वरूप है वो काफ़ी संकीर्ण है, क्योंकि भारतीय संविधान में राज्यों तथा केंद्र के बीच जो शक्तियां हैं या जो सूची है जिनके ऊपर कानून बनाना है, उनका विस्तृत उनके बारे में लिखा गया है, जिसके कारण राज्य तथा केंद्र के बीच झगड़े बहुत ही कम होते हैं, और इस जो न्यायिक पुनर्निरीक्षण है इसकी बहुत ही कम संभावना बनी रहती है। तो आपका क्वेश्चन है, साधारण शब्दों में इससे हमारा अभिप्राय न्यायपालिका द्वारा विधान पालिका के कानूनों और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिक जांच करना है। क्या है न्यायिक पुनर्निरीक्षण? साधारण शब्दों में इससे हमारा अभिप्राय न्यायपालिका द्वारा विधान पालिका के कानूनों और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिक जांच करना है। इसके बाद आता है, भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की प्रकृति या स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले ये क्या है, न्यायिक पुनर्निरीक्षण की व्यवस्था मूल रूप से, या ये कह सकते हैं न्यायिक पुनर्निरीक्षण की व्यवस्था अमेरिका की देन है। अमेरिका में सन 1819 से लेकर अब तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार चलता आ रहा है। यानी कब यह अस्तित्व में आया था, यह कानून 1819 में। न्यायिक पुनर्निरीक्षण की व्यवस्था किसकी देन है? अमेरिका की देन है। हमारे संविधान ने भी सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार प्रदान किया है, लेकिन हमारे सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति इतनी अधिक विस्तृत और व्यापक नहीं है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, इसके बारे में पहले बताया है, जो संविधान के अंदर जो सूचियां विस्तृत की गई हैं, बांटी गई हैं, या शक्तियों का विभाजन की बात की गई है, वो इसका प्रमुख एक मेन कारण है। क्या कहा गया, अमेरिका का जो संविधान है एक संक्षिप्त संविधान है, यानी इसके अंदर जो कानून है या जो बातें लिखी गई हैं वो बहुत ही कम लिखी गई हैं, जबकि इसके विपरीत भारत का जो संविधान बहुत अधिक विस्तृत है। अमेरिका में संघ तथा इकाइयों में प्राय विवाद होते रहते हैं, यानी झगड़े होते रहते हैं, तथा सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर उनको सुलझाता है। क्यों सुलझाता है, क्यों विवाद होते हैं? क्योंकि इसमें केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया है, जिसके कारण उनमें आपसी झगड़े बने रहते हैं। लेकिन भारतीय जो संविधान है उसमें शक्तियों का विभाजन और वर्णन है, उनको अच्छी तरह से लिखा गया है, जिसके कारण झगड़े कम होते हैं। इसलिए वहाँ पर न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार अधिक विस्तृत हो जाता है। भारतीय संविधान में संघ तथा राज्यों की शक्तियों का उल्लेख 3 सूचियों में विस्तार पूर्वक किया गया है, तथा विवाद उत्पन्न होने की बहुत कम संभावना है। इसलिए भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार सीमित है। सेकंड, इसका जो भाग आता है वो है, अमेरिका के नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं
वे संविधान के पहले 10 संशोधनों द्वारा ही हैं तथा ये निरपेक्ष हैं, जबकि मानवीय अधिकार निरपेक्ष नहीं हैं। अमेरिका में मौलिक अधिकारों से संबंधित काफ़ी मुकदमेबाजी होती रहती है, जिसके फलस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्निरीक्षण के अधिकार में बहुत अधिक वृद्धि है। जबकि इसके विपरीत भारत में नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन्हीं के साथ कुछ सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं। इस प्रकार भारत में के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति सीमित है। यानी इसके अंदर हमारे जो संविधान है उसके अंदर हमें मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं, साथ साथ में हमारे कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं। यानी जिसको जीने का अधिकार है, फॉर एग्जांपल जीवन जीने का अधिकार है, तो दूसरे व्यक्ति का एक कर्तव्य भी है कि वो उसके जीने के अधिकार का हनन न करे या उसमें कोई बाधा न डाले। हमें घूमने फिरने का अधिकार है, कोई भी बात करने का अधिकार है, तो दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य है कि उसकी इस अधिकार का हनन न करे। लेकिन कुछ ऐसी सीमाएं भी हैं, कुछ हम ऐसी बातें नहीं कह सकते जिससे दूसरे की जो आत्मसम्मान की जो भावना है उसको ठेस पहुँचे, तो इसके अंदर सीमाएं हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं है। अंतिम अंतर दोनों देशों में कानूनी प्रक्रिया से संबंधित है। अमेरिका में कानून की उचित प्रक्रिया है, जबकि इसके विपरीत भारत में जापान के संविधान की तरह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है। यानी इसके अंदर क्या है, एक लंबा प्रोसेसिंग है। मान लीजिए कोई यदि मुकदमा है आज चला है तो लगभग वो 10 साल तक चलता रहे, या ऐसा भी हो सकता है कि यह व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद तक, उसके मरने के बाद तक वह मुकदमा चलता रहता है। तो ये प्रक्रिया बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो इसके अंतर्गत कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। नंबर 1, अगर विधान पालिका ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर शक्ति का प्रयोग किया। वैसे जो विधान पालिका है वो विधान पालिका है, न्यायपालिका है या कार्यपालिका है, उनके अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती। लेकिन फिर भी क्या होता है, यदि विधान पालिका अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करती है तो न्यायपालिका उसके कार्य में हस्तक्षेप करती है। यदि कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या अगर कानून द्वारा प्राकृतिक कानून की उचित प्रक्रिया का अवहेलना करता है। तो आपको यहाँ तक इसको लिखना है। इसके बाद जो भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण का जो आधार है इसको हम इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे, तो हम यहीं तक लिखेंगे इसको। जो आपका दिया गया है, जो कंपैरिजन किया गया है अमेरिका के संविधान के साथ, सिर्फ इसको हम यहीं तक करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।